प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, क्लास 12 हिंदी यूपी बोर्ड के लिए हमने आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको पेपर की तैयारी कैसे करना है, बचे हुए समय में अगर आप ध्यान से वीडियो देखे होंगे मेरा, तो आप बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप करके ना आए। तो आज के वीडियो में भी हम ऐसे ही टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम पिछले साल के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पिछले साल के अगर आप 4 से या 5 सेट सॉल्व कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन बाहर उससे नहीं आएगा। तो आज के वीडियो में देखिए, हम पिछले साल का पेपर सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे आएंगे जो इसी पेपर से आएंगे, तो आपका छूट जाएगा। तो वीडियो को लास्ट देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम में 90% से प्लस लेके आना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए यस सर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, पेपर हमारा पिछले साल का है, समान हिंदी का। देखिए, अगर आप चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, रोल नंबर लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है। तो देखिए, पेपर कोड हमारा है 302 HL। समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। उसके बाद देखिए, मैं नोट दिया है, तो नोट को हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को हल करेंगे। तो देखिए, नोट में है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। कहने का मतलब है कि जो शुरुआत का 15 मिनट होता है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना होता है और बाकी 3 घंटे में पेपर को हल करना होता है। निर्देश में मैं दिया है, पहला निर्देश, संपूर्ण यानी पूरा प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। यानी पूरा प्रश्न पत्र आपका 2 भाग में है, खंड का और खंड खा। खंड का से आपका 50 नंबर आएगा, खंड खा से भी आपका 50 नंबर आएगा। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है, अनिवार्य है। तो आपने समझ लिया वो कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, खंड का हमारा है, तो देखिए खंड का जब स्टार्ट होगा, इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पीय होगा। पहले क्वेश्चन में आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से होंगे। दूसरे क्वेश्चन में हमारे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से होंगे। तो इस प्रकार से आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। इसका भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया, जहां पे हमने आपको 50 क्वेश्चन बताया हुआ। अगर आप वीडियो देख लिए होंगे तो आपका ये भी 10 नंबर कन्फर्म हो गया होगा। तो देखिए, इसमें का वाला क्वेश्चन है पहले का, पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए, पुनर्नवा उपन्यास जो है इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ये सही हो जाएगा। देखिए, हमने टिक क्यों लगा दिया, क्योंकि जिसका पेपर है उसने कहीं कहीं पे गलत लगाया हुआ था। तो उसके बाद देखिए, हमने सही टिक लगा लिया है। पुनर्नवा उपन्यास के जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इतना याद रखिएगा। खा वाला क्वेश्चन है कि महके आंगन चाहके द्वार के लेखक हैं। महके आंगन चाहके द्वार के लेखक कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, दूसरा ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, तीसरा ऑप्शन है अमृतलाल नागर, चौथा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। तो महके आंगन चाहके द्वार के जो लेखक हैं वो हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, घा वाला क्वेश्चन हमारा क्या, सॉरी गा वाला क्वेश्चन। तो गा वाला क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है रघुवीर सिंह, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, घा वाला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्र है। यानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है हंस, दूसरा ऑप्शन है मर्यादा, तीसरा ऑप्शन है कर्मवीर, चौथा ऑप्शन है धर्मयुग। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो पत्रिका संपादित है वो हंस भी है और मर्यादा भी है। तो आप हंस पर टिक लगाइए या फिर मर्यादा पर, दोनों सही है। प्रेमचंद ने दोनों का संपादन किया है। और जो क्रमवीर है इसका किया संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने। उसके बाद देखिए, हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय की है? अज्ञेय की यात्रा वृतांत, यानी यात्रा वृतांत का मतलब होता है आंखों देखा, कहीं आप यात्रा पे गए उसका वर्णन किया हो। तो इसमें से कह रहा है कि अज्ञेय की कौन सी रचना है जो उन्होंने यात्रा किया उसका वर्णन किया है। तो देखिए,
तो इसी को कहते हैं यात्रा वृत्तांत। तो देखिए पहला है स्मृति लेखा, दूसरा ऑप्शन है एक बूंद सहसा उछली, फिर देखिए क्या है आंगन के पार द्वार, चौथा है अपने अपने अजनबी। तो देखिए जो यहाँ पर चारों में से जो यात्रा वृत्तांत है अज्ञेय की, वो है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार जो द्वार है क्या है, ये अज्ञेय जी की रचना है, यात्रा वृत्तांत विधा में है। उसके बाद देखिए इस प्रकार से हमारा जो होगा 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जो कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से होगा। उसके बाद देखिए दूसरे का वाला क्वेश्चन है, अब हमारा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन है। तो का वाला क्वेश्चन है चिदम्बरा कृति किस रचनाकार की है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चिदम्बरा जो है ये किसकी कृति है, ये जो कृति है सुमित्रानंदन पंत जी की है। तो इस प्रकार से आपको देखिए पद से क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार से आपको टिक करना है, जो आपका सही है उसी को लिखना है, चारों को नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो आपके एक एक नंबर वाले प्रश्न है। तो उसके बाद देखिए अगला हमारा क्या है आगे, आगे देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए खा वाला क्वेश्चन हमारा इसमें है कि कामायनी महाकाव्य किस काल की कृति है, यानी किस काल, भक्ति काल, आदिकाल, छायावाद युग या रीतिकाल। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है आदिकाल युग, भक्ति काल युग, रीतिकाल युग और छायावाद युग। तो देखिए जो कामायनी महाकाव्य है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, और जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक थे, छायावादी युग के। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाएगा छायावाद युग। इस प्रकार से अगर आप समझ कर लगाएंगे तो आपका हर प्रश्न सही जाएगा। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, कब तीसरा सप्तक जो है प्रकाशित किया गया। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा है पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा ऑप्शन है 1955, तीसरा ऑप्शन है 1959 और चौथा ऑप्शन है 1954। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1959 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को काव्य कृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त है, नहीं इन्हें उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था। तो पहला ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है मंगला प्रसाद पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, चौथा ऑप्शन है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी जो रचना है इनकी, इन पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा जो हमारा है ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़कर उसके बाद उसका आंसर लिखना है, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है राम की शक्ति पूजा कृति के रचनाकार कौन है, राम की शक्ति पूजा कृति के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए जो राम की शक्ति पूजा के जो रचनाकार हैं ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएगा, जहां से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह प्रश्न आपका 10 नंबर का है। देखिए आपको गद्यांश दिया जाएगा, उस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पांचों क्वेश्चनों का आंसर आप लिखेंगे तो हर क्वेश्चन पर आपको मिलेगा 2 नंबर। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा 10 नंबर। तो आपको देखिए अथवा के गद्यांश होना है, 2 गद्यांश आपको दिया रहेगा, दोनों में से जो आपको सरल लगे उसी को आप सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए कैसे गद्यांश को सॉल्व करना है। पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है, यानी दो रूह है। यदि भाषा में विकास क्या है, देखिए विकसनशीलता शुरू होती है, विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन यानी नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से
उधार लिए गए शब्द भले ही कामचलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदाप ग्रहणीय नहीं है। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यह प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। ये हमारा है गद्यांश। तो देखिए गद्यांश को हमने आपको पहचानने का तरीका बताया था कि आप गद्यांश को कैसे पहचान सकते हैं, हमने आपको ट्रिक बताया था। तो देखिए हमने कहा था, देखिए जिसमें भाषा शब्द आए और जिसमें देखिए भाषा आया है, और फिर यहाँ पे देखिए क्या हमने कहा था, और फिर अगर आपका अस्तित्व आए तो भाषा अस्तित्व देखिए आया है, तो ये शब्द कहाँ से लिया गया, भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। तो इसके लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इस प्रकार से हमने पहचानने का ट्रिक बताया था। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो अभी जाके देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद देखिए हमारा इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भाषा और आधुनिकता शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक हैं श्री प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। इतना आप लिख देंगे, आपका 2 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक रेखांकित किया हुआ है, इसकी व्याख्या करना है। फिर है भाषा की साधारण इकाई क्या है। तो यहाँ पे देखिए भाषा की साधारण इकाई शब्द है, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद दैनिक व्यवहार में हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका भी उत्तर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना है। अभी हमने पढ़ा है कि दैनिक जीवन में हम कैसे किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका भी शुद्ध अभी इसी में हम ढूंढ कर लिखते हैं। यहाँ पे देखिए जो हम दैनिक जीवन में शब्द का प्रयोग करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए हमें दिया है कि वैसे ही नए शब्दों, यहाँ पे देखिए दैन दिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी अरबी फारसा आज विदेशी शब्दों से उधार लिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दैन दिन और अविकृत शब्दों का अर्थ लिखिए। तो देखिए जो दैन दिन का अर्थ होता है रोजाना, यानी कि हर दिन, प्रतिदिन, दिन दिन, उससे दैन दिन यानी रोज, डेली, डेली जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेली, तो दिन दिन यानी प्रतिदिन। तो दैन दिन का अर्थ होता है रोजाना। और फिर अविकृत शब्द का होता है अर्थ जो बहुत ना हो, यानी जो बहुत अधिक ना हो, अविकृत हो। इस प्रकार से आपको इसका अर्थ लिखना है। तो इस प्रकार से आपका 10 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। अथवा करके एक हमें और दिया है, देखिए हमें 2 दिया जाएगा, दोनों में से जो आपको सरल लगे उसी को आप सॉल्व कीजिएगा। तो पढ़ते हैं हम इसको, देखिए जो दिया हुआ है इसमें क्या है, देखिए इसमें है गद्यांश में, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वह सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूप धाम भी मिट गई। तो ये हमारा जो है गद्यांश है। तो देखिए इस गद्यांश को आप कैसे पहचानेंगे, हमने इसको भी आपको बताया था। जहाँ पे भुलक्कड़ शब्द आए और फिर अशोक शब्द आए, यहाँ पे देखिए अशोक का वृक्ष आया है, तो वो कहाँ से लिया गया, तो वो लिया गया था अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया होगा, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इस प्रकार से आपका ट्रिक हमने बताया था। उसके बाद देखिए अब हम इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। हर प्रश्न पर हमें 2 नंबर मिलेगा, इस प्रकार से हमें 10 नंबर मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक के नाम लिखिए। तो देखिए आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अशोक के फूल शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतना आप लिख देंगे, आपका 2 नंबर यहाँ से
पक्का हो जाएगा। दूसरा है, लेखक ने दुनिया को भुलक्कड़ क्यों कहा है? तो आपको लिखना है, कहते हैं आपको लेखक कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है। अगर आप उत्तर ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं कि लेखक ने दुनिया को भुलक्कड़ इसलिए कहा है क्योंकि वो अपना स्वार्थ सिर्फ दुनिया स्वार्थी है, अगर आप ऐसा नहीं लिख पाते तो आप यहाँ पे लेखक कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है। तो यहाँ से आपका 2 नंबर कन्फर्म। उसके बाद देखिए, अशोक वृक्ष किसकी परिष्कृत रुचि का प्रतीक है? तो देखिए, जो अशोक का वृक्ष है वो विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृति रुचि का ही प्रतीक है। इतना आप लिख देंगे। उसके बाद है, लेखक ने किस प्रकार लोगों को स्वार्थी कहा है? तो देखिए, लेखक ने उन लोगों को स्वार्थी कहा है जो केवल उतना याद रखते हैं जितने से उनका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है, परिष्कृत और मदनोत्सव शब्द का अर्थ लिखिए। तो देखिए, मदनोत्सव शब्द का अर्थ होता है देखिए, मदनोत्सव यानी कि बसंत का उत्सव, यानी कि जो है बसंत का त्योहार। आप कह सकते हैं कामदेव का त्योहार या कामदेव का उत्सव भी कह सकते हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ से भी आपका जो हो जाएगा 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो 2 आपको गद्यांश दिया रहेगा, दोनों में से जो आपको सरल लगे उसी को आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद देखिए हमारा क्या है अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए प्रश्न संख्या हमारा जो है चौथा। तो प्रश्न संख्या चौथा जो हमारा है, देखिए वो हमारा पद्यांश। जिस प्रकार से मैं गद्यांश दिया रहता है उसी प्रकार से मैं पद्यांश भी दिया रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो हमारा चौथा प्रश्न पद्यांश होता है। तो देखिए कह रहा है इसमें, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए जिस प्रकार से हमारा गद्यांश दिया था, हमने गद्यांश को सॉल्व किया, उस प्रकार से पद्यांश दिया, पद्यांश को भी हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने में, जिससे हम और ज़्यादा वीडियो बनाकर आपको दे सकें। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखेंगे अगर आप, तो बोर्ड एग्जाम में 100% की गारंटी देता हूँ कि आप एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना करके आएँ। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में 95 तक लाना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप यस सर लिखिए, कमेंट में यस सर जरूर लिखिए। उसके बाद देखिए हमारा जो है पद्यांश है, पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर भी आपको समझा देंगे। तो देखिए पद्यांश हमारा क्या है, यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते ना जिसमें भूमि या आकाश। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है यानी ज्ञान। पर यह ना परिचय मनुज का, यह ना उसका श्रेय। तो ये हमारा देखिए जो है पद्यांश है। तो पद्यांश को भी हमने आपको पहचानने का तरीका बताया था कि जहाँ पे ब्रह्मांड आए या फिर विज्ञान शब्द आए, अभिनव शब्द आए, तो वो आपका अभिनव मनुष्य से लिया गया है। और अभिनव मनुष्य के जो कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इस प्रकार से अगर आपने वह वीडियो देखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी जाके देख लीजिए। तो देखिए हमारा ये पद्यांश है, इस पर भी आधारित में 5 क्वेश्चन दिए हैं, पांचों क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे तो यहाँ से मिलेगा 10 नंबर। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश का हमने संदर्भ लिखने के लिए बता दिया। अब देखिए पद्यांश का संदर्भ आपको कैसे लिखना है। आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, वहां पे हमने लिखा था, देखिए हमारा गद्यांश में हमने गद्य खंड लिखा था, पद्यांश है तो पद्य खंड में संकलित अभिनव मनुष्य शीर्षक से लिया गया। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इतना आप लिख देंगे, आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है कि देखिए, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञान, पर यह ना परिचय मनुज का, यह ना उसका श्रेय। देखिए यानी कि जो मनुष्य लोग हैं, आपके विज्ञान के द्वारा उन्होंने धरती से पाताल तक सब कुछ जान लिया है। और फिर पर यह ना परिचय मनुष्य का, यह ना उसके श्रेय, पर उसको ये नहीं मालूम है, ये उसको नहीं मालूम है कि विज्ञान कितना खतरनाक है, जो हमें जहाँ पर हमें सुविधा दे रहा है वहाँ पे क्या प्रदूषण भी पैदा कर रहा है। इस प्रकार से आप भावार्थ लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है,
आकाश और पृथ्वी का कोई भी तत्व किससे अज्ञात नहीं रह सका। तो देखिए आकाश और पृथ्वी का कोई भी तत्व मनुष्य से अज्ञात नहीं रह सका, विज्ञान से अज्ञात नहीं रह सका। उसका देखिए आपको, संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ किस कारण मनुष्य को प्रणाम करते हैं। तो देखिए संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ जो हैं विज्ञान के कारण मनुष्य को प्रणाम करते हैं। फिर है उद्दाम और आलोक शब्दों के अर्थ लिखिए। तो उद्दाम का शब्द होता है मेहनत, मेहनत यानी श्रम, और आलोक का होता है अदृश्य, सुंदर भी कह सकते हैं आलोक का। इस प्रकार से आपको लिख देना, आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए हमें जिस प्रकार से 2 गद्यांश दिया था उस प्रकार से हमें पद्यांश भी 2 दिया जाएगा। देखिए अथवा एक और दिया हुआ हमें, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर भी आधेतन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो देखिए क्या है, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए छायाएं तो अभी लिखी हैं। झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गज पर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। ये हमारा पद्यांश है। तो देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर कहीं पे सड़क आए, झलसे आए, मिट्टी आए, मिटी हुई से अगर आ जाए आपका, और फिर सूरज आए, तो ये आपका हिरोशिमा से लिया गया है। तो हिरोशिमा के जो कवि हैं वो हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इस प्रकार से आपको इसका संदर्भ लिखना होगा। यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन दिए हैं 5 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, हमें 10 नंबर मिलेगा। तो आपको यहाँ पे भी देखिए दूसरा पद्यांश दिया हुआ हमें, तो दोनों में से जो आपको सरल लगी उसी को आप कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको लिख देना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित हिरोशिमा शीर्षक से अवतरित है। इसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। फिर है प्रस्तुत कविता में किस घटना का संकेत अस्पष्ट है। तो प्रस्तुत घटना में हिरोशिमा की जो घटना है उसका जो है संकेत स्पष्ट है। मानव का रचा हुआ सूरज किसे कहा गया है। उसके बाद मानव जन की छायाएं लंबी हो होकर क्यों नहीं मिटी। फिर है गच और साखी शब्द का अर्थ लिखिए। तो गच का अर्थ होता है धसाने से, क्या है, सही, धसाने से होने वाला। गच यानी कोई दबा दे, कुछ गाड़ दीजिए। और साखी का होता है गवाह, मित्र, सहायता। तो इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 5 है। 5 का वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी 80 शब्दों में किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और रचना लिखना है, जिस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर मिलेगा आपको रचना पर। इस प्रकार से आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें लेखक कौन कौन से दिए हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय लिख देना है और रचना लिख देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो हमने तीनों लेखकों का मैं करा चुका हूं, तो आप अगर वीडियो देखे होंगे तो आप अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व करके आएंगे। खा वाला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, यानी कृतियों को लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, इसको भी आपको 80 शब्दों में लिखना है। तो पहले कवि हैं जो कवित्री हमारी हैं महादेवी वर्मा, दूसरे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, तीसरे कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो तीनों में से किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, रचना लिखना है, जिस पर आपको मिल जाएगा 5 नंबर। तो जितने भी यहाँ पे पेपर में आए हैं हमने सबका हमने अच्छे तरीके से बता दिया ट्रिक से। अगर आप पढ़े हैं तो आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, अगर आप नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए हमारा जो है प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए। तो प्रश्न 6 हमारा है, पंच लाइट अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, ये भी 5 नंबर का है। चाहे आप पंचलाइट का, चाहे लाठी का, चाहे देखिए भैया अथवा के दिया है बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो तीनों में से आपको किसी एक कहानी का सारांश लिख देना है, 80 शब्दों में आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो हमने बहादुर का, पंचलाइट का और लाठी तीनों कहानियों का हमने करा दिया है संदर्भ बहुत अच्छे तरीके से। तो वहां से आप पढ़ सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। आपको प्ले लिस्ट में हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक मिल जाएगा।
उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन हमारा है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए जो स्वपठित खंड काव्य होता है ये हर जिले में अलग अलग आता है, यानी कि आता यही लेकिन हर जिले में अलग अलग लिखना होता है। तो आपके जिले में कौन सा खंड काव्य लिखना है ये आपको मालूम होगा। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो इस पर मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। अगर आपको नहीं मालूम हो तो आप वीडियो जाके देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। उसी को आप पढ़िए और आपको उसी को पढ़कर आपको 80 शब्दों में लिखना होगा, आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए किसी जिले में श्रवण कुमार आएगा, किसी में रश्मिरथ आएगा, तो किसी में मुक्तियज्ञ आएगा, तो किसी में जो होगा त्यागपति आएगा, तो किसी में आलोक वृत्त, किसी में सत्य की जीत आएगा। तो देखिए जो आपके जिले का उसी को आप पढ़िएगा, बस ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, इतना पढ़कर आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए सत्य की जीत, आलोक वृत्त, त्यागपति, मुक्ति यज्ञ, रश्मिरथ, श्रवण कुमार, हमने सभी का इसमें जितने भी पात्र हैं सभी का चरित्र चित्रण, सभी का सारांश हमने एक साल पहले पिछले साल करा दिया था, उसका प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है। वहां से आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे सरल तरीके से कैसे प्रोग्राम में लिखना है ये भी मैं बताया हूँ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है प्रश्न संख्या 8। तो हमारा खंड खा आ गया। देखिए खंड खा जो हमारा है यहाँ पर भी आपको 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए खंड खा में हमारा प्रश्न संख्या 8 अंक का वाला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद, यानी कि संदर्भ सहित हिंदी में आपको इसका अनुवाद करना है। तो देखिए मैं आपको एक बात पहले बता देता हूं, मैंने आपको 3 चैप्टर बताया है संस्कृत गद्यांश के लिए, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांता। 3 चैप्टर अगर आप पढ़ लिए होंगे तो आपका यहाँ से 7 नंबर कन्फर्म है। तो देखिए पहला हमें संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है, याज्ञवल्क्य मैत्रेय मुवाच मैत्रेय उद्यासन क्या है, देखिए उद्यासन अहम अस्मात् स्थान दशमी ततस्ते अनया कात्यायनया विच्छेदम कारवाण इति। तो देखिए यह जो हमारा संदर्भ है हमने आपको बताया था इसका भी ट्रिक। तो ये आत्मज्ञ और सर्वज्ञ, जो आत्मज्ञ और सर्वज्ञ जो हमारा चैप्टर है उससे लिया गया है। तो आपको इसका संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है। तो संदर्भ इसका हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ शीर्षक से अवतरित है, बस इतना आपको लिख देना है, उसका आपको हिंदी में अनुवाद कर देना, आपको 7 नंबर मिल जाएगा। आपको देखिए 2 दिया है, अगर आपको दोनों में से जो सरल लगी उसी को आप कीजिएगा। तो दूसरे वाले को भी मैं बता देता हूँ, देखिए है कि हिंदी संस्कृत भाषासु अस्य समानाधिकारा आसीत्, हिंदी हिंदू स्थानम थनाय अयम निरंतरम प्रयत्नं करोत्, शिक्षयोदेशे समाजे व नवीना प्रकाशात् उदेति, अतः श्री मालवीय पुराणस्वयं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापन करोत्। तो देखिए ये जो है महामना मालवीय चैप्टर से है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनका नाम भी आया है मालवीय जी का, देखिए श्री मालवीय। इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि महामना मालवीय चैप्टर से। तो इसका आपको संदर्भ लिख देना है। देखिए दोनों में से आपको सिर्फ एक करना है, आपको 7 नंबर मिलेगा, 2 नंबर संदर्भ पर, 5 नंबर आपको हिंदी अनुवाद पर। तो इसका आपको संदर्भ लिख देना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित महामना मालवीय शीर्षक से अवतरित है, बस इतना आपको लिखकर इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है, आपको 7 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा खा वाला क्वेश्चन क्या है, 8वें का खा वाला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हमें जो है श्लोक दिए जाते हैं और श्लोक का हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है, यहाँ से भी हमें जो है 7 नंबर मिलता है। तो यहाँ पे देखिए खा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कह रहा है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए जो श्लोक होता है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने की जाता है सुभाषित तत्नान चैप्टर से आता है, कभी कभी 1-2 भोजस्योदारम चैप्टर उससे भी पूछ लेता है। तो अगर आप सुभाषित तत्नान को तैयार कर लिए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसका टेंशन मत लीजिए। तो देखिए पहला इसमें है परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जत्यसाम मित्रम विश्वकुंभा पयोमुखम। तो देखिए ये जो हमारा है सुभाषित तत्नान चैप्टर से लिया गया है। तो आपको इसका संदर्भ लिख देना है, प्रस्तुत पद्यांश यहाँ पे रहेगा, ये पद्य है, काव्य है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित सुभाषित रत्नान शीर्षक से अवतरित है, इतना आप लिख देना है। इसका आपको देखिए हिंदी अनुवाद करने से दिया है, परोक्षे कारहंतरम प्रत्यक्षम प्रियवादिनम
वर्जता तेषाम मित्रम विस्कुम्भम परोमुख, यानी कि जो मित्र सामने प्रिय बोलता है और पीठ पीछे बुराई करता है, उस मित्र को ऐसे त्याग देना चाहिए जैसे कि देखिए विषकुंभ पयो, यानी विष के घड़े की तरह उस मित्र को त्याग देना चाहिए। ऐसे आपको लिख देना, आपको 7 नंबर मिल जाएगा। अथवा के दिया है विरल विरला स्थूल स्तारा कला विउ सज्जना मन यु मुने सर्वत्रयो प्रसन्नम भुन्नव अपसरति चाध्वान्तः चित्त उत्साह म्यु दुर्जना व्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी रणुध मिनामी। तो ये देखिए भोजोसधारम चैप्टर से है, तो दोनों में से आपको जो सरल लगी उसी का आपको संक्षिप्त हिंदी में अनुवाद कर देना, आपको 7 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो है 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। बहुत ही सरल पेपर हमारा हिंदी में आता है। देखिए जो हिंदी का पेपर होता है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप पूरा कर ले जाएंगे। आपने देखिए उन्हीं लेखकों का आपने साहित्यिक परिचय 10 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, 11 में पढ़ा, तो उसी में से सब आते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करने का मतलब किसी को हरा देना, परास्त करना। तो आप लिख सकते हैं कि देखिए मोहन और सोहन की लड़ाई हो रही है, मोहन ने सोहन के दांत खट्टे कर दिए। इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर देंगे तो आपका जो है 1 नंबर आपको मिलेगा अर्थ पर, 1 नंबर मिलेगा वाक्य प्रयोग पर। इस प्रकार से आपको 2 नंबर मिलेगा। तो हमें 4 दे देंगे, 4 में से 1 करना होगा। जैसे कि दिया है दाल में काला होना, यानी कि झूठ बोलना। फिर है नाकों चने चबाना, यानी बहुत ताकत लगाना। पो 12 होना, यानी बहुत अधिक लाभ हुआ। तो इस प्रकार से आप इसका वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको अपठित गद्यांश रहेगा, कहीं से भी आपका दे सकता है। इसको आपको पढ़ना होगा, उसी में से ढूंढकर आपको 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, जहां से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो गद्यांश है, संस्कृत में एक कहावत है कि दुर्जन दूसरों के राई के समान मामूली दोषों को पहाड़ के समान बड़ा बनाकर देखता है और अपने पहाड़ के समान बड़े पापों को देखते हुए भी नहीं देखता। सज्जन या महात्मा ठीक इसी के विपरीत होते हैं। उनका ध्यान दूसरों के बजाय केवल अपने दोषों पर जाता है। अधिकांश व्यक्तियों में कोई ना कोई बुराई अवश्य होती है। कोई भी बुराई ना होने पर व्यक्ति देवता की कोटि में आ जाता है। मनुष्य को अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि दूसरों की कमियों को लेकर छींटाकशी करने या टीका टिप्पणी का। अपने मन की परख मन को पवित्र करने का सर्वोत्तम साधन है। आत्मनिरीक्षण आत्मोन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अपनी भूलों पर ध्यान देना या उन्हें स्वीकार करना आत्मबल का चिन्ह है। जो लोग दूसरों के सामने अपनी भूल नहीं मानते, वे सबसे बड़े कायर हैं। जिनका अंतःकरण शीशे के समान उज्जवल है, उसे तुरंत अपनी भूल महसूस हो जाती है। मन तो दर्पण है, मन में पाप है तो जग में पाप दिखाई देता है। पवित्र आचरण वाले मन को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अभी मुझ में कोई कमी शेष है। यही उनका नम्रता एवं साधना है। तो ये हमारा अपठित जो है गद्यांश है। इस पर देखिए मैं 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें से ढूंढ कर लिखना होगा, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, 2, 2 और 1। पहला दूसरा क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, तीसरा क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सज्जन या महात्माओं का आचरण कैसा होता है। तो देखिए जो सज्जन महात्मा ठीक इसके विपरीत होते हैं। उनका ध्यान दूसरों के बजाय केवल अपने दोषों पर जाता है, यानी वो दूसरों की बुराई नहीं करते, अपने आप में कमी देखते हैं। उसके बाद है, कौन से व्यक्ति देवता की कोट में आ जाते हैं। तो देखिए कोई भी बुराई ना होने पर व्यक्ति देवता की कोट में आ जाता है। फिर है, आत्म उन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है। तो देखिए आत्मनिरीक्षण जो है आत्मोन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग। बस आपको देखिए आपका एक एक लाइन में उत्तर है, आप लिख देंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो बहुत ही सरल हमारा पेपर आता है, जितना आप समझ रहे हो उतना कठिन नहीं आता, एकदम हलवा की तरह आता है, मुंह में रखो गल जाता है। उसके बाद देखिए अथवा अगर के हमें और दिया तो दोनों हमें 2 आप पढ़े तो गद्यांश दे जाएगा, दोनों में से आपको 1 करना होगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा गद्यांश हम पढ़ते हैं।
अब अगर आप पेपर पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमें पेपर कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए कि आप एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं तुरंत, तो इस प्रकार से मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बोर्ड एग्जाम में। अगर यही पेपर आपका आ जाए तो इस पेपर से आपको देखिए कम से कम 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, आप आके कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो हमारा पठित गद्यांश है, कह रहा है कि बहुत से विद्वानों ने तथा चिंतकों ने इस बात को लेकर चिंता प्रकट की है कि भारतीय समाज आधुनिकता से बहुत दूर है तथा भारतीय अपने आप को आधुनिक बनाने का प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं। उसका देखिए, नैतिकता, सौंदर्य बोध और अध्यात्म के समान आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है। वह कई चीजों का एक सम्मिलित नाम है। औद्योगिकरण आधुनिकता की पहचान है। साक्षरता का सर्वव्यापी प्रसार आधुनिकता की सूचना देता है। नगर सभ्यता का प्राधान्य आधुनिकता का गुण है। सीधी सादी अर्थव्यवस्था मध्यकालीनता का लक्षण है। आधुनिक देश वह है जिसकी अर्थव्यवस्था जटिल और प्रसरनशील हो और जो टेक ऑफ की स्थिति को पार कर चुकी हो। आधुनिक समाज मुक्त और मध्यकालीन समाज बंद होता है। वह समाज से प्रभाव ग्रहण नहीं करता और अपने सदस्यों को भी धन या संस्कृति की दीर्घा में ऊपर उठाने की खुली छूट नहीं देता। वह जाति प्रथा, गोत्रवाद से पीड़ित है तथा अंधविश्वासी, गतानुगत एवं संकीर्ण है। आधुनिक समाज में उन्मुक्ता होती है। वह सामरिक दृष्टि से भी बलवान होता है। जो देश अपनी रक्षा के लिए भी लड़ने में असमर्थ है, उसे आधुनिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये हमारा जो है अपठित गद्यांश है। इस पर हमें देखिए 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चनों का आंसर हम लिखेंगे तो हमें मिलेगा 5 नंबर। तो हमें 2 अपठित गद्यांश आता है, दोनों में से आपको सिर्फ एक करना होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, आधुनिकता की पहचान लेखक के अनुसार किन किन तथ्यों से मिलकर होती है। तो देखिए, नैतिकता, सौंदर्य बोध और अध्यात्म के समान आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है। वह कई चीजों से एक सम्मिलित नाम है। औद्योगिकरण आधुनिकता की पहचान है। साक्षरता का सर्वव्यापी प्रसार आधुनिकता की सूचना देता है। नगर सभ्यता का प्राधान्य आधुनिकता का गुण है। सीधी सादी अर्थव्यवस्था मध्यकालीनता का लक्षण है। अगर इतना आप लिख देंगे तो आपको यहाँ से 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। फिर है, आधुनिक समाज को मुक्त कहने का क्या अभिप्राय है। आधुनिक समाज को मुक्त कहने का क्या अभिप्राय है। तो देखिए, आधुनिक समाज में उन्मुक्ता होती है। वह सामूहिक दृष्टि से क्या है, बलवान होती है। इसलिए जो होता है आधुनिक समाज को क्या है, जो है मुक्त कहा जाता है। फिर है, कौन समाज जाति प्रथा और गोत्रवाद से पीड़ित है। तो देखिए, कह रहा है कौन सा समाज जो है किससे, जाति प्रथा और गोत्रवाद से पीड़ित। देखिए, वह जाति प्रथा और गोत्रवाद से पीड़ित है तथा अंधविश्वास क्या है, गतानुगत एवं संकीर्ण है। आधुनिक समाज में उन्मुक्ता होती है और वह सामूहिक दृष्टि से बलवान होता है। इतना आपको लिख देना है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 नंबर। इस प्रकार देखिए आपको 5 नंबर इस प्रकार से कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा प्रश्न संख्या 11 है। तो 11 का वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला है पुरुष परुष। तो देखिए, पुरुष का अर्थ होता है आदमी और परुष का अर्थ होता है कठोर, यानी पत्थर होता है इसका अर्थ पत्थर। तो देखिए, पहला ऑप्शन है पूर्व नामक राजा और क्रोध, दूसरा ऑप्शन है आदमी और कठोर, तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति और असत्य वचन, और फिर द ऑप्शन है पुरुषार्थ और कठोरता। देखिए, पुरुष का अर्थ होता है आदमी, परुष का अर्थ होता है पत्थर, तो पत्थर कठोर होता है। तो यहाँ पे देखिए पुरुष यानी आदमी और कठोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि तरंग तुरंग। तरंग और तुरंग का अर्थ क्या होता है। तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है मन की लहर और शीघ्र, दूसरा ऑप्शन है लहर और घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है हाथी और घोड़ा, चौथा ऑप्शन है तेज आवाज और धीमा आवाज। तो तरंग और तुरंग का अर्थ होता है लहर और घोड़ा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। अनंत, अक्षर, अछत, अच्छे। तो चारों में से किसी एक शब्द का आपको अर्थ लिख देना है।
अनंत यानी कि जो जिसकी जो है कल्पना ना की चाहिए, इतनी दूर जिसकी कल्पना ना की जाए। अनंत यानी जिसका अंत ही नहीं है, आपके जिसका अंत ना हो, अनंत। जो जिसका अंत ही ना मालूम हो वो अनंत होता है। और बहुत दूर ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं आप। दो अर्थ आपको लिखना है। अक्षर का आप लिख सकते हैं वर्ण, और फिर आप देखिए अक्षर का वर्ड लिख सकते हैं आप। अगर आप शब्द भी लिखना चाहे शब्द भी लिख सकते हैं। फिर है अक्षर, फिर है अच्छ। तो इस प्रकार से आपको चारों में से सिर्फ किसी एक का आपको दो अर्थ लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसका देखिए गा वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए। तो गा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। पहला है जिसके पास कुछ ना हो। आ ऑप्शन निर्धन, बा ऑप्शन गरीब, सा ऑप्शन आकिंचन, दा ऑप्शन अनाथ। तो देखिए जिसके पास धन ना हो वो निर्धन होता है, जिसके पास खाने पीने की चीज ना हो गरीब होता है, और जिसके पास कुछ ना हो उसे आकिंचन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि तीनों सही है। जिसके पास कुछ ना हो, निर्धन, गरीब, अनाथ। तो देखिए, और अनाथ जिसके पास कोई औलाद ना हो उसे अनाथ कहते हैं। तो जिसके पास कुछ ना हो उसे आकिंचन कहते हैं, इतना याद रखिएगा। फिर है जो कहा ना जा सके। पहला ऑप्शन है अनुकथन, दूसरा ऑप्शन है अनकहा, तीसरा ऑप्शन अकथनीय, चौथा ऑप्शन ना कहने योग्य। तो आपको लगेगा चारों सही है। तो जो कहा ना जा सके होता है अकथनीय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 7 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर घ। तो घ वाला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको 4 वाक्य दिए जाएंगे, चारों वाक्य में कुछ ना कुछ गलती की जाएगी। आपको 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, जहां से आपको मिलेगा 2 नंबर। तो पहला है मैं सा कुशल पूर्वक हूं। तो आपको लिखना है मैं कुशल पूर्वक हूं, आपको सा काट देना है। फिर है 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए। आपको लिखना है रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए। रेलवे आपको इधर है, रेलवे के बीच में यहाँ पे 5 रहेगा। देखिए 5 यानी कि 5 रेलवे का बात हो रहा है, यहाँ पे 5 रेलवे हो जाएगा। तो 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, यानी 1 रेलवे, 2 रेलवे, 5 रेलवे, यानी कि तो ये गलत हो जाएगा। यानी रेलवे के 5 कर्मचारी, कर्मचारी 5 होने, रेलवे 4 5 नहीं चाहिए। तो 5 सॉरी, रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए, ऐसा हो जाएगा। फिर है उसका प्राण निकलने वाला, उसके प्राण निकलने वाले हैं। आप प्रातः काल के समय आइएगा। आप जो है प्रातः काल के समय आइएगा, आप प्रातः काल आइए, ऐसा भी रख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आपको 2 वाक्य शुद्ध करके लिखना, आपको मिल जाएगा 2 नंबर। फिर देखिए 12 नंबर का वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए कह रहा है वीर रस अथवा करुण रस का अस्थाई भाव लिखकर उदाहरण लिखिए। वीर रस या फिर करुण रस, दोनों रस में से किसी एक रस का आपको अस्थाई भाव लिखना है, उसका उदाहरण लिखना है, आपको 2 नंबर मिलेगा। चाहे आप वीर का लिखिए, चाहे आप करुण रस का लिखिए, अस्थाई भाव और उदाहरण। उसको लिखिए उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। चाहे उपमा का लिखिए, चाहे रूपक का, लक्षण और उदाहरण दोनों लिखना है, आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर है चौपाई छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। आप चाहे चौपाई का लिखें, चाहे कुंडलिया का लिखिए, आपको लक्षण भी लिखना और उदाहरण भी लिखना, आपको 2 नंबर मिलेगा। तो रस छंद अलंकार का हमने अलग वीडियो बना दिया है, वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट रस हैं, छंद हैं, अलंकार हमने सबको बताया है। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, आपको वहां आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का। तो यहाँ से आपका 6 नंबर हो जाएगा कन्फर्म। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र हमारा 6 नंबर का आता है। अथवा करके दिया अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो मोहल्ले की सफाई, नालियों की सफाई के लिए पत्र लिखने के लिए हर साल आता है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके एक और देता है कि किसी बैंक में खाता खोलने या किसी किसी विद्यालय में लिपिक पद पर। तो देखिए हमने आपको कम से कम 8 आपको पत्र बताया है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, आपने समझ लिया होगा तो आप लिख लेंगे। लिखने का तरीका हमने आपको बता दिया है, सबकी तरह हमने आपको रटाया नहीं है, तो आपको मालूम हो गया होगा कैसे लिखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप पेपर में पूरा करके आएंगे, 100 में 100% हर एक टॉपिक करके आएंगे, कोई छूटेगा नहीं, क्योंकि हमने कोई छोड़ा ही नहीं है। भले ही मेरे कम सब्सक्राइबर हैं, कम लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत, जितने भी देख रहे हैं वो 100% गारंटी देता हूँ 95 नंबर हिंदी में उनका आएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 है कि
निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध हमारा 9 नंबर का आता है, तो है इसमें मेरे प्रिय खेल, यानी मेरा प्रिय खेल जो है, तो आप अपने खेल पर निबंध लिख सकते हैं। आपको देखिए विचार बिंदु डाल देना है, उसमें आपको हेडिंग डाल देंगे। पहला हेडिंग हमारा प्रस्तावना होना चाहिए, लास्ट वाला हेडिंग हमारा उपसंहार फिर निष्कर्ष होना चाहिए, और बीच में आपको याद रहे वो हेडिंग डाल कर लिख दीजिएगा। दूसरा, नई शिक्षा की नीति की विशेषताएं। फिर है महिला सशक्तिकरण का समाज के विकास में प्रभाव। फिर अगला है आतंकवाद की समस्या और समाधान। फिर हमारा है विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, आपको 5 टॉपिक दिए हैं निबंध के, पांचों में से आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना होगा। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में हमारे पूछेगा, तो इसी प्रकार से यही सब आएगा। तो आप अगर पांचों निबंध तैयार कर लिए होंगे तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमने जितने भी हिंदी के निबंध है क्लास 12, 10, 9, 8, तो जितने भी निबंध हैं 10 से लेके 9, 10, 11, 12 हमने सबको बता दिया है बहुत ही सरल तरीके से। चाहे आतंकवाद पर हो, चाहे प्रिय साहित्यकार पर हो, चाहे प्रिय लेखक पर हो, चाहे किसी यात्रा का हो, तो हर एक टॉपिक पर हमने निबंध बता दिया है। तो आपका उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको जो निबंध चाहिए, अब मैं तो कहता हूँ आप यही 5 तैयार कर लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये 5 निबंध आप जाके देख सकते हैं अच्छे तरीके से, आपको वहाँ पर समझा दिया जाएगा, आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस याद करने से आपको देखिए रट्टा मारने से आप भूल भी सकते हैं, अगर आप समझ लेंगे तो आप क्या होगा पूरा लिख देंगे, समझ लेंगे तो कुछ अपने तरफ से भी ज्ञान उसमें लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको हिंदी का पेपर सॉल्व करना है जो हमारा 18 फरवरी 2026 को आने वाला है। तो देखिए हमने आपको 2 पेपर बता दिया, हम आपको 5 पेपर बताएंगे जो 2025 का है। अगर आप पांचों वीडियो को देख लेंगे अच्छे तरीके से तो बोर्ड एग्जाम में आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है यस सर, तो कमेंट जरूर कर दीजिए, दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दीजिए, कम से कम 3 दोस्तों के पास। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।